अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे नेता को जिसने अपना करियर एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर शुरू किया और एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचा। एक ऐसा नेता जिसकी उम्र कम है, अनुभव कम है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी, इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू हो, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, आज के जज मधुसूदन आनंद की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। और कार्रवाई का पहला हिस्सा, वो बैकग्राउंड, वो पृष्ठभूमि जिसमें आज का ये मुकदमा चला जाएगा, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी। कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने नितिन गडकरी लगातार खबरों में बने हुए हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि नितिन गडकरी पार्टी में नई जान फूंक देंगे। नितिन गडकरी नागपुर के रहने वाले हैं। अब तक इन्हें महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा नेता माना जाता था, लेकिन आरएसएस की पसंद ने इन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। नितिन गडकरी बचपन में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। कॉलेज के दिनों में वो एबीवीपी में एक्टिव रहे। इसके बाद नितिन गडकरी बीजेपी के यूथ विंग में सक्रिय रहे। महाराष्ट्र में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार थी तो नितिन गडकरी लोक निर्माण मंत्री थे। इस दौरान मुंबई और पुणे के बीच एक्सप्रेसवे और मुंबई शहर में 55 फ्लाईओवर बनवाने के लिए इनकी काफी सराहना हुई। नितिन गडकरी पेशे से उद्योगपति हैं, राजनीति को विकास का साधन मानते हैं। इनके सामने चुनौती है बीजेपी के नेताओं के बीच संबंधों के पुल बनाने की। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी पर। आपकी अदालत में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी पर आरोप है कि ये आरएसएस की कठपुतली हैं। यह सच है कि आप बचपन से आरएसएस में थे, संघ के स्वयंसेवक थे? देखिए, ये बात सच है कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और उसमें मुझे अभिमान है इस बात का कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। आप नागपुर के रहने वाले थे, जो संघ के बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनसे आपके व्यक्तिगत संबंध थे? देखो, एक तो पहली बात ये है जो सही है कि मैं कभी संघ के बड़े बड़े नेताओं के पास गप्पा मारने के लिए, बातचीत करने के लिए नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं वो छोटा स्वयंसेवक था। मुझे संघ ने अध्यक्ष बनाया, ये भी बात सच नहीं है। हम भी एक छोटा सी बात आपको बताता हूँ कि अध्यक्ष बनने के पहले मेरी अपनी कुछ व्यक्तिगत राय थी। तो ये आप जैसे लोगों से मैंने भी अखबार से सुना कि मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ और संघ की भूमिका है। तो मैं जब संघ के अधिकारियों को मिला और मैंने कहा कि ये मुझे जो कहना था वो कहा, तब उन्होंने कहा कि हमारा निर्णय नहीं है, हमारे नाम से बिल मत फाड़ना। ये बीजेपी के सभी प्रमुख नेताओं का, नेक्स्ट जनरेशन का अगर कार्यकर्ता कोई चुनना है तो आपके बारे में एक मत है और इसलिए आपका विचार चल रहा है। और ये सच्चाई थी। अडवाणी जी ने सबसे पहले मेरा नाम लिया और उसके बाद पक्का हुआ। अब मीडिया में मैं आरएसएस का हूँ तो मैं तो कोई नकारता नहीं, मैं आरएसएस वाला हुई, आई एम प्राउड ऑफ इट। पर इसमें संघ का रोल जो जिस प्रकार से जोड़ा जाता है वो संघ पर अन्याय करने वाला है। आरएसएस ने पहली बार डायरेक्टली किसी आदमी को अपनी पसंद से अपॉइंट किया, तो फिर ये मानने में शर्म क्या है? मुझे कोई शर्म नहीं, केवल उसका मानने या न मानने का संबंध सच्चाई के साथ है। जिसको विश्वास रखना है वो रखे, नहीं रखना हो ना। अच्छा, अगर सच्चाई की बात करें तो आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। मेरे जीवन में मैंने कभी झूठा आश्वासन नहीं दिया और राजनीति में मैं झूठ नहीं बोला हूँ। अगर ये होती तो मैं आपको ये भी बात सच कहता हूँ। देखिए, अगर संघ के लोगों ने आपको अपॉइंट नहीं किया तो रहस्य हो गया कि फिर भी आप 52 साल की उम्र में बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। अब मैंने एक पत्रकार को सवाल पूछा था, आप बुरा मत मानिए। मैंने कहा कि हैव यू गॉट माई अपॉइंटमेंट ऑर्डर फ्रॉम द संघ चालक कि मुझे अपॉइंट किया है? देखिए, सवाल ये बहुत छोटी बात है, मुझे संघ ने अपॉइंट किया नहीं किया, अगर मैं गौरव मानता हूँ। मैं आप सच्चाई की बात करें, सच बात बताता हूँ कि सरसंघ चालक जी के ऊपर और संघ के ऊपर ऐसा उनके ऊपर
ठप्पा रखना, ये संघ के साथ नहीं। मुझे गौरव होता है इस बात का, पर सच्चाई में आपको बता रहा हूँ, संघ का नेतृत्व कभी हमारे ऊपर कोई बात थोपता नहीं और कोई बात संघ से ऐसे निर्णय के रूप में आती नहीं। ये एक इमेज बनी हुई है, वह वस्तुत ये कि इमेज वर्सेस रियलिटी वाली एक कहानी है। क्या ये सच नहीं है कि आरएसएस के कई नेताओं ने दिल्ली के 4 बड़े नेताओं को, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार को आरएसएस के ऑफिस में बुलाया और उनसे कहा कि आप में से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा? देखिए, एक बात जो है जिसके बारे में एक चैनल पर सरसंघचालक जी का इंटरव्यू हुआ था, तब उनको पूछा गया था कि बीजेपी का नया अध्यक्ष दिल्ली के बाहर से आएगा क्या? तो उन्होंने कहा, हो, मेरी जानकारी ऐसी है कि अध्यक्ष दिल्ली के बाहर से आएगा। तो उन्होंने पूछा कि दिल्ली के 4 लोगों को छोड़कर बाहर का होगा, शब्द प्रयोग उन्होंने किया था, मैं उसको दोहराता नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये 4 लोगों को छोड़कर बाहर का आएगा, ऐसी मुझे बीजेपी के सोर्सेस ने जानकारी दी है। सवाल यह है कि देखो, अगर मुझे आपने कहा भी अपॉइंटेड बाय आरएसएस, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ये कोई मेरा डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ी है। अगर संघ ने अपॉइंट नहीं किया तो इसीलिए ये रहस्य हम जानना चाहते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जिसका जीवन काल सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में था, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें अचानक से। 2 बातें आपकी सही है कि मैं दिल्ली में नया हूँ, दूसरी बात ये सही है कि दिल्ली के राजनीति से मैं दूर था। 5 साल मैंने दिल्ली की रात कभी देखी नहीं। मैं कभी काम होता था तो 11-12 बजे अपना काम करके निकलता जाता था। मैं कहीं पुष्पगुच्छ लेके कभी किसी के पास आया नहीं, कुछ मांगने के लिए कभी किसी के पास आया नहीं। अब मेरा बोलना उचित नहीं, पर जब मेरे अध्यक्ष होने की बात थी तो मैं उसके लिए कोशिश कर रहा था कि मेरे अलावा दूसरा और कोई बने। तो मैं इसके बावजूद बना हूँ, तो आप चिंता मत करिए, मेरे अध्यक्ष ये सक्सेस स्टोरी बनेगी और उसमें बीजेपी का भविष्य अच्छा होगा और बीजेपी अच्छे आगे जाएगी। चिंता तो बीजेपी के लोगों को है कि एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जो नेता कम और उद्योगपति ज्यादा बड़ा है। ये मेरे बारे में गलतफहमी है। मैंने एक गलतफहमी कैसे? मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, आपकी शुगर मिल है, आपका बायोडीजल प्लांट है, पावर प्लांट है, एथेनॉल प्लांट है, आपका सोयाबीन प्लांट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री। पूरा डिटेल बताता हूं मैं आपको। मैं जब मंत्री था तो मैंने 4000 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट से खड़े किए और 8000 करोड़ के काम 5 करोड़ के इक्विटी पर किए। ये मेरा गुडविल था। फिर मैं जब मंत्री पद गया तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं ग्रामीण भाग में जाकर कुछ सेवा का काम करूं, विकास का काम करूं। तो पहले हमने एक डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू किया, वो कोऑपरेटिव में है और कोऑपरेटिव में उसके कम से कम 4500 शेयर होल्डर्स है, वो मेरा नहीं है। फिर उसकी 9 ब्रांचेस खुली, उसका भी एक 15-20 करोड़ टर्नओवर है, सक्सेसफुली चल रहा है, जिसमें बीजेपी के, विद्यार्थी परिषद के, आरएसएस के ऐसे 35-40 कार्यकर्ता डायरेक्टर है। उसमें एक भी पैसा हमको मिलता नहीं। मैं चॉकलेट भी वहाँ से लेकर नहीं खाता क्योंकि वो कंप्यूटराइज है हमारा। उसमें कोई एक सोशल प्रोजेक्ट खड़ा हुआ। फिर मैंने एक शुगर फैक्ट्री खड़ी की, उसमें बहुत अड़चने आई। उसमें टोटल अभी हमारे प्रोजेक्ट में 90 करोड़ की इक्विटी है, लोगों की है, 6000 लोग शेयर होल्डर है और मेरा 1 लाख रुपए का शेयर है। देखो, अब तो मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी का चेयरमैन हूँ, मैं कुछ भी खर्चा करूँ मुझे कौन पूछ सकता है। पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट कभी, मेरी गाड़ी अभी पहले बार मैंने उस कंपनी ने मुझे दी, मेरे सब ड्राइवर वगैरह के पगार आज तक सब मेरे घर से, मेरे खुद के, मेरा व्यवसाय है खुद का, उससे होते हैं। मेरी खेती है, अच्छा व्यवसाय है। ये मेरा सोशल प्रोजेक्ट है और मैंने इथेनॉल, बायो फर्टिलाइज़र, बायोडीजल, पावर जनरेशन, बायोमास से अब सोलर एनर्जी में काम कर रहा हूँ। और पिछले 7 साल से मैं इसमें वर्क करके मैंने मेरा एम्बिशन है कि मैं 5 लाख लोगों की गरीबी दूर करूँगा और 25,000 लोगों को रोजगार दूंगा और केवल रूरल सेक्टर में काम करूँगा। और ये करते करते आज वो कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनी है, पर उसमें बीजेपी के ही 40 लोग डायरेक्टर हैं अलग अलग जगह पर। ये सब सोशल प्रोजेक्ट है, सेवा और विकास के प्रोजेक्ट है। इसमें मेरी कोई मालकी नहीं, मेरा 1 लाख रुपए का शेयर है और इससे जो प्रॉफिट मिलता है वो पूरा प्रॉफिट समाज में दिया जाता है। अभी तक जो अभी प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ है, ये जितनी इंडस्ट्री है, हाँ, हजारों करोड़ रुपए की, ये सब बीजेपी की है? नहीं, कानूनन भाषा में इसके 6000 शेयर होल्डर मालिक है, मैं उसका ट्रस्टी हूँ। ये मेरी पार्टनरशिप फर्म नहीं है। अब मेरे में एक कला है जो मेरा एक्सपर्टाइज है, जिसको मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मेरे जेब में 10 रुपये भी नहीं होंगे तो भी मैं 1000 करोड़ का इंडस्ट्री डाल के दिखा सकता हूँ। ये मेरा प्रूवन ट्रैक है। 5 करोड़ के इक्विटी पर मैंने 8000 करोड़ के काम किए। मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है। कैपिटल मार्केट में 400 करोड़ रुपए चाहिए थे, मैंने वो इशू निकाला, मुझे 1180 करोड़ मिले, ओवर सब्सक्राइब।
450 करोड़ निकाले, 1000 करोड़ मिले, ये प्रूवन है सब। तो मैंने अपने परफॉर्मेंस से ये सिद्ध करके दिखाया कि इसमें प्रॉफिट है। तो आपको ये नहीं लगता कि आप गलत जगह पर आ गए? आपको तो उद्योगपति होना चाहिए था और दुनिया को सिखाना चाहिए था कि कैसे पैसा बनाएं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि मेरे मन में भी ये डायलेमा रहता था कि मैं एक 500 करोड़ के डिपार्टमेंट का मंत्री बनकर काम करने के बजाय 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी करके 1000 करोड़ का प्रॉफिट कला के मैं गरीबों के बीच 1300 हार्ट के ऑपरेशंस मैंने फ्री ऑफ चार्ज करा दिए। मैंने अनेक बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देता हूँ, अनेक काम। अभी मैं हॉस्पिटल खोल रहा हूँ 100 करोड़ का, उसके डोनेशन से वहाँ जाकर। फिर मैं पानी जमीन के अंदर जाना चाहिए, इसके लिए एक एनजीओ खोलकर मैं जमीन के नीचे जाके पानी की लेवल बढ़ाए, इसके लिए कार्यक्रम ले रहा हूँ। मैं बीट से शुगर बनाने का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं सोलर एनर्जी से बिजली तैयार करने के नॉन वायबल है कर रहा हूँ। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में देशभक्ति की एक भावना है। तो ऐसे आदमी को क्यों अध्यक्ष बनाया जो उद्योग जानता है, जो पैसे वाला है, जो संपन्न है? देखिए, पहली बात मैं आपको बताता हूँ, आप पैसे कमाना गुनाह नहीं है। और अच्छे लोगों ने, मैं ऐसा कहता हूँ हमारे कार्यकर्ताओं को, नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। नहीं, आपके पहले बंगारू लक्ष्मण को छोड़ के किसी अध्यक्ष ने पैसा नहीं कमाया। नहीं, आपको एक बात बताता हूँ, मेरे कारखाने ने इस बार 40 गाड़ियाँ खरीदी की और बीजेपी को बांट दी। मैं लोगों से पैसा खाने के बजाय ईमानदारी के मार्ग से, हम कार्यकर्ताओं के प्रयासों से एक इंस्टीट्यूशन खड़ी होती है और वो पार्टी को 10 जगह मदद करती है। हमको कोई पूछ नहीं सकता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता हमारे पर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हमारी। अभी हमने सब कार्यकर्ताओं को 25-25 किलो शक्कर बांट दी फुकट में। अब हमको अभी एक मैंने 6000 छाते लाए, छाते पर लिखा पूर्ति का है बरसात में, और सब गरीब लोगों को 6000 छाते बांट दिए। भाई, हमको कोई रोक सकता है क्या? कहीं गैर कानूनी काम है क्या? नहीं नितिन जी, आमतौर पर जब देखिए, पार्टी के अध्यक्ष नहीं, आपको मैं और एक बात को सुधारना चाहता हूं। मैंने साड़ियां बेची है, आपको पता नहीं। बस्तर के जिले के आदिवासी जो साड़ियां तैयार करते हैं, उसको आज सुबह दिल्ली की एक फैशन डिजाइनर के साथ मैंने उनको कोऑर्डिनेट करा दिया। वो कोसा पर साड़ियां तैयार करती है और उनके साड़ियों का एग्जीबिशन हमने स्पॉन्सर किया पूर्ति ने। और नरीमन पॉइंट पर हेमा मालिनी को बुलाकर आदिवासियों की साड़ियां, मैंने करीब 51 लाख की साड़ियां मुंबई में बिकवा दी। इसमें कोई मेरा प्रॉफिट नहीं था, उल्टा मैंने 2 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप दी। उन बस्तर के गरीब आदिवासियों को रोजगार मिले, इसके लिए अगर मैंने कोशिश की तो बिगड़ा क्या? अब मैं बांबू का एक प्रकल्प चलाता हूँ, बांबू का फर्नीचर। मैं केवल अध्यक्ष हूँ, काम तो दूसरे आर्किटेक्ट करते हैं। अब कम से कम 2500 आदिवासियों को बांबू का फर्नीचर, बांबू के मैट का ट्रेनिंग, वहाँ की बांबू की चीजें एक्सपोर्ट हो रही है। सत्ता कारण ये केवल राजकारण नहीं है, विकास और सेवा कारण ये राजकारण है, ये भी करना चाहिए। क्या ये सच नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो चुनाव जिता सके, या ऐसे व्यक्ति को जिसके लीडरशिप में 3-3 बार महाराष्ट्र में चुनाव हार जाए? देखिए, 11 में से 10 पार्लियामेंट सीटें हम विदर्भ में जीते हैं। अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट में 12 में से 8 एमएलए जीते हैं। ये मेरा कहना उचित नहीं है, मेरा फोटो लगाकर भी जीतने वालों की संख्या कम नहीं है। पर ऐसी बातें कार्यकर्ता करके मैं नहीं, मेरी कोई हारने की स्टोरी नहीं है। हम जो महाराष्ट्र में हारे, वो बीजेपी शिवसेना मिलकर हमारे यहाँ तीसरी एक पार्टी आई और उन्होंने बीच में जो डिवीजन किया है उससे हम हारे। देखिए, राजनीति में हार जीत हो जाती है। लेकिन 3 बार हारे, उसके पहले भी 2 बार हारे हैं। देखिए, आप विरोधी दल के नेता थे तब भी हारे, आप महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे तब भी हारे। देखिए, हम जब सबसे पहली बार जीते तब भी हमको जो जगह मिली थी वो 131 जगह थी, दूसरी बार 122 जगह मिली। अब हम जब थोड़ा पीछे आए, देखिए, राजनीति में जीतना और हारना ये चलता रहेगा, क्योंकि राजनीति में कभी अलग अलग चुनाव के विषय भी बदल जाते। कभी कभी अनेक बार ऐसा होता है हम क्यों जीते हमारे समझ में नहीं आता, और कभी भी क्यों हारे हम समझ में नहीं आता। हार जीत तो बीजेपी ने बहुत देखी है। अटल जी भी हार गए थे, हमारी 2 सीटें आई थी, लोग कहते थे हम 2 हमारे 2, ये पार्टी खत्म हो गई। उससे ऊपर उठकर हमने दिल्ली की सत्ता मिलाई और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। चुनाव में हार जीत हो जाती है, मुझे लगता है उसमें कोई नहीं। हार मुझे आप राज के बाद बता दें, राजस्थान में बीजेपी हारी तो वसुंधरा राजे को लीडरशिप से हटा दिया, उत्तराखंड में हारी तो भुवन चंद खंडूरी को हटा दिया, ये महाराष्ट्र में हारी तो नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का क्राइटेरिया ये तो नहीं हो सकता कि उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में हारा है या जीता है, या उसके राज्य में हारा या जीता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्राइटेरिया यही होता है कि जो अध्यक्ष बनेगा और पार्टी को ठीक से काम कर सके उसको चुनना चाहिए। मैं हूं को नहीं, मुझे पता नहीं। ऐसा अध्यक्ष आप हैं कि जो पार्टी को अगला चुनाव जितवा सकें? 100%।
अच्छा, आप मुझे बताइए, एक बार इंदिरा जी चुनाव हारी थी और हारने के बाद कांग्रेस पार्टी हारी थी, संजय गांधी चुनाव हारे थे, तो क्या वो खत्म हो गए क्या? क्या उनका अस्तित्व खत्म हो गया क्या? अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे, क्या खत्म हो गए क्या? क्या लाखों युवक आज बेरोजगार है, जिनको रोजगार नहीं है, उनको रोजगार देने के लिए क्या हम लोग कोई नई नीति बनाए, काम दे, ये हमारी प्रेरणा नहीं हो सकती है? क्या हमारे देश में नक्सलाइट जिस प्रकार से पशुपति से तिरुपति तक जो चल रहा है 200 जिले में, कल इतने बड़े पैमाने पर हमारे पुलिस अधिकारियों का जिस प्रकार से हत्या हुई, क्या इसको रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं? चुनाव जीतना आपकी प्राथमिकता नहीं है? नहीं, देखिए, चुनाव जीतना भी हमारी प्राथमिकता है, पर चुनाव जीतने के लिए केवल पार्टी है ऐसा नहीं। चुनाव तो हम जीतेंगे और जीत कर आएंगे तो गुड गवर्नेंस के द्वारा परिवर्तन करेंगे समाज में और देश में। अगर चुनाव हारेंगे तो अपोजिशन पार्टी का काम करेंगे, और अपोजिशन पार्टी का काम करते समय भले जीत में चाहे हार में, सेवा और विकास प्रकल्पों का हमने जो अंत्योदय विकास योजना बनाई है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि बीजेपी इस बार देश में 100 हॉस्पिटल बनाए, 2000 इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए, 500 किसानों के लिए अच्छे प्रकल्प बनाए, बायोडीजल के प्रकल्प तैयार करें, वनवासी क्षेत्र में हॉस्पिटल ऑन व्हील जैसी योजना चलाए, वहाँ एकल विद्यालय जैसी योजना चलाए। हम लोग समाज की सेवा भी करें, देश की सेवा भी करें और राजनीति भी करें। सबका संबंध एक के साथ जुड़ा हुआ है। हम 2-4 बने या ना बने, बगैर MLA, सत्ता MP, में आए ये संभव है? ये भी है कि सत्ता ये हमारा माध्यम है, हमको सत्ता चाहिए, पर सत्ता ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। सत्ता ये साधन है, साध्य नहीं हो सकता। मैं एक वादा आपको कर सकता हूं कि अगला चुनाव आपकी पार्टी जीते या हारे, मैं आपको अदालत में एक बार फिर से बुलाऊंगा लोगों का जवाब देने के लिए। मैं जरूर आऊंगा। हम एक ब्रेक के लिए रुकना है, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नितिन गडकरी से बात करेंगे उनकी पार्टी में हुए फेरबदल के बारे में। ब्रेक के बाद मनमोहन सिंह जी, प्रणब मुखर्जी जी या और कोई व्यक्ति कांग्रेस के चाहे कितने भी बड़े नेता हो, वो अध्यक्ष बनने का सपना तक नहीं दे सकते, क्योंकि सीट बुक है एक घराने के लिए।